सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को, जो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ एनी ऑफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं विद द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम आईवीसी, एंड देन वी विल मूव ऑन विद वैदिक एज एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एज वेल। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सीटाडेल। इनमें से कौन सा ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर था जहां पर सीटाडेल नहीं था। सीटाडेल बोलते हैं हम लोग, जो शहर होते थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक लोअर टाउन होता था, एक सीटाडेल। जो कमर्शियल एरियाज होते थे दैट वाज कॉल्ड द सीटाडेल पार्ट, और जो लोअर टाउन है वो वहाँ पर बसावट होती थी, लोग वहाँ रहते थे। तो चानूदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ पर सीटाडेल नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर टाउन ही यहाँ पर मिलता। जबकि धोलावीरा में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था शहर को। मिडिल टाउन भी था, लोअर टाउन भी था, और साथ में सीटाडेल भी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, या चंडीगढ़, या गुजरात, या लारकाना डिस्ट्रिक्ट। लारकाना जो है ये पड़ता है पाकिस्तान में, और यहीं पर मोहनजोदड़ो शहर हमको मिला। लारकाना सिंध का एक प्रोविंस है। ज़्यादा आबादी नहीं है, लगभग 5 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है, और यहाँ के लोगों का जो मेन लैंग्वेज है वो सिंधी है, क्योंकि वो सिंधी, उनका सिंध प्रोविंस रहता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन हमको कहता है, ग्रेट ग्रेनरी, महान अन्नगार। अन्नगार बोलते हैं जहाँ पर अन्न यानी ग्रेन्स को रखा जाता है, गोडाउन्स कह सकते हो आप। ग्रेट ग्रेनरी वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या बानावली। सो बानावली, कालीबंगा और हड़प्पा में नहीं, बल्कि हमको ग्रेट ग्रेनरी मिला मोहनजोदड़ो से। सो मोहनजोदड़ो वॉज द साइट जहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईवीसी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज। इनमें से कौन से दौर का इंडस वैली सिविलाइजेशन था? कॉपर एज नहीं, आयरन एज बाद में आया, ब्रॉन्ज एज वॉज द टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय जिसमें कॉपर और टिन, ये दो मेन मेटल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि द स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल वॉज अनअर्थ फ्रॉम। अनअर्थ का मतलब है निकालना, एक्सकावेट करना। तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ से हमको मिला? तो इट वॉज फाउंड फ्रॉम द रीजन ऑफ मोहनजोदड़ो। ये हमको मोहनजोदड़ो से मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरीली डैश इन नेचर। किस तरीके का नेचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? कैपिटलिस्ट रीजन नहीं था, इंडस्ट्रियल रीजन भी नहीं था, रूरल भी नहीं था, बल्कि शहर के फॉर्म में वो बसा था। तो ये अर्बन तरीके का सिविलाइजेशन था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी पर मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, नील नदी, कॉन्गो, या नन ऑफ द अबव। सो मेसोपोटामियन का जो सिविलाइजेशन रहा पूरा मेसोपोटामिया, वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के आजू बाजू बसा था। मेन जो रिवर थी दैट वाज यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर, और पर्टिकुलरली सीरिया, टर्की और ईरान की तरफ ये बहती है। यूफ्रेट्स की लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबी नदी ये है। टिग्रिस उसके साथ मर्ज होती है, और उसी जगह पर मेसोपोटामियन सभ्यता पूरी बसी थी। Moving on to the next question. The next question says that Harappan were the earliest people to produce. हड़प्पन लोग जो थे, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, which of the following is the port town of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का पोर्ट सिटी कौन सा था? ये हमने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हम लोथल की बात कर रहे थे कि वहाँ पर डॉकयार्ड था, यानी जहाज बनाए जाते थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रेड भी किया जाता होगा। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो वो एक लिपि में लिखी जाती है। लिपि इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जो राइटिंग में हमको चीज़ें मिली हैं वो डेसिफर ही नहीं हो पाई हैं, तो अनडेसिफर्ड। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। इनमें से अर्लीस्ट जो लोग रहे, उन्होंने हड़प्पन जो थे वो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है? तो कॉटन का प्रोडक्शन इनके टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इज द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस was।
जो वैदिक आर्यंस थे वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, वही उनका स्टेपल डाइट रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में इनमें से कौन सी नदी का नाम या उसका जिक्र नहीं आया? सिंधु नदी, बहुत जिक्र है सिंधु नदी का आईवीसी में, इसी को सप्त सिंधु के नाम से जाना गया है। सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का भी ऋग्वेद में जिक्र है एक एक बार। सरस्वती का काफ़ी बार जिक्र है। सिंधु का सबसे ज़्यादा बार अगर किसी नदी का जिक्र हुआ है तो सिंधु नदी का हुआ है। पेरियार जो कि केरला में पड़ती है, इस नदी का कोई जिक्र ऋग्वेद में नहीं हुआ। उपनिषद आर द बुक ऑन। उपनिषद निम्नलिखित में से किस पर लिखे गए? पॉलिटिक्स पे नहीं लिखे गए, मेडिसिन पर भी नहीं है, सोशल लाइफ पर भी नहीं लिखी गई, बट दीज आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। जैसे तमसो मा ज्योतिर्गमय आपको मिलेगा, सत्यमेव जयते, ये सब चीज़ें हमने उपनिषद से ही ली हैं, एंड दीज आर फिलोसॉफिकल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली आर्यंस ऑफ ऋग वैदिक एरिया? इन लोगों का मेन काम क्या था? तो ये पेस्टोरलिज्म में ज़्यादा काम करते थे, एग्रीकल्चर तो नहीं होता था, ट्रेड भी शुरुआत में नहीं होता था, धीरे धीरे क्राफ्टमैनशिप यानी शिल्पकला और इन सब चीज़ों पे भी वो आए। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who was the most prominent god of ऋग वैदिक era? ऋग्वेद में जिस देवता का सबसे प्रोमिनेंटली जिक्र किया गया है वो थे इंद्र। इंद्र एक गॉड की पोजीशन, एक देवताओं की आप कह सकते हो पोस्ट या पोजीशन थी। हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र थे? तो देयर वर 1028, 1028 मंत्र ऋग्वेद में लिखे गए थे, जो तकरीबन 10,500 सूक्तियों में बांटा गया था। द गायत्री मंत्र इज फाउंड इन। गायत्री मंत्र इनमें से कहाँ पर लिखा गया? तो गायत्री मंत्र हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय, जो ऋग्वेद के मंत्र थे उनको कौन रिसाइट करते थे, कौन बोलते थे? तो होत्री, जो एक तरीके के पुजारी हुए, उन्हीं का काम होता था मंत्रों का उच्चारण करना। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वेदास डील विद म्यूजिक? इनमें से कौन सा वेद म्यूजिक का जिक्र कर, या किन वेद में म्यूजिक का जिक्र है? तो जो सामवेद है हमारा वो म्यूजिक पर बेस्ड है। साम का मतलब ही है म्यूजिक, तो सामवेद में ही पहली बार जिक्र किया गया था। जो हमारे 7 टोन्स होते हैं, जो इंडिया में तो सबसे पुराने रहे ही, और यही चीज़ें आपको फ्रांस के म्यूज़िकल नोट्स में भी मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे ही फ्रेंच टोन्स जो रहे वो था डो रे मी फा सो ला टी। तो जैसे हमारा जो 7 सुर है, ये बेसिकली दीज आर रेफरेंसेस टू द 7 गॉड्स। जैसे सा फॉर षडज, रा फॉर ऋषभ, गा फॉर गंधर्व, मा फॉर मध्यम, पा फॉर पंचम, ध फॉर धैवत एंड ना फॉर निषाद। तो सारे गामा पा धा नी, ये 7 अलग अलग सुर हैं और 7 अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? कुल कितने उपनिषद हमारे पास हैं? तो हमारे पास कुल 108 उपनिषद एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से सबसे पुराना जो है दैट इज बृहदारण्यक का। हु इज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन? योग दर्शन को किसने स्थापित किया था? तो वो थे योग गुरु बाबा रामदेव नहीं, उनके गुरु जिनको फादर ऑफ योगा या गुरु ऑफ योगा या गॉड ऑफ योगा भी बोलते हैं, और वो थे बाबा पतंजलि। आयुर्वेदा इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, इनमें से किससे आयुर्वेद का एसोसिएशन निकाला जाता है? तो हर एक वेद से एक उपवेद निकला है, तो आयुर्वेद एक उपवेद है ऋग्वेद का। उसी प्रकार जो सामवेद है उसका एक उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद के साथ आया। तो इस तरीके से अलग अलग वेदों के उपवेद रहे, और यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद था आपका। स्थापत ब्राह्मण is associated with which वेद? सो ये बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे उनको भी
हाइम्स जो मंत्र होता था उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, उसी पर बेसिस होता था अलग अलग ब्राह्मण्स का। तो जैसे यजुर्वेद के मंत्र जो होते थे वो शातपथ ब्राह्मण जो होते थे वो पढ़ते थे, और युद्ध में जब राजा जाते थे तो उससे पहले युद्ध, एक बोलते युद्ध घोष होता था, और राजा को उसके मोराल को बूस्ट करने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था। Which of the following is also called as आदि काव्य? इनमें से किस काव्य को हम आदि मतलब होता है पुराना, काव्य मतलब एपिक स्टोरी या एक इतिहास है। तो सबसे पुराना काव्य हमारा है रामायण, लगभग 7,500 साल पुराना, और इंडिया के सिविलाइजेशन के उस दौर का डिस्क्रिप्शन। और उससे तकरीबन 2000 साल बाद महाभारत का युग रहा। तो हम आदि काव्य बोलते हैं रामायण को, जो सबसे पुराना लिखा गया साक्ष्य है हमारे पास। गंधर्व वेद इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वेद? जैसा हमने अभी पढ़ा कि गंधर्व वेद यजुर्वेद के साथ एसोसिएटेड है। सांख्य दर्शन के फाउंडर इनमें से कौन थे? सांख्य दर्शन स्टैटिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो कपिल मुनि ने इसको स्टैब्लिश किया था। वैदिक लिटरेचर्स इज ऑल्सो नोन एज, वैदिक लिटरेचर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स थे वो ब्रॉडली दो भाग में बांटे जाते हैं, जिसमें एक ऐसा है जिसको हम श्रुति बोलते हैं, द अदर इज स्मृति। तो श्रुति का मतलब ही होता है सुनना, और स्मृति का मतलब है मेमोराइज करना, याद रखना। तो श्रुति टेक्स्ट हमारे पुराने टेक्स्ट हैं जिनको हम सुनते हैं सिर्फ और लिखते नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्मृति है उसको हम लिख कर याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इज द ओल्डेस्ट वेद? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद कितने साल पुराने लिखे गए किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज से तकरीबन 4500 साल पहले हमको ऋग्वेद के बारे में, 3500 साल पहले लगभग हमको ये मिले। पुरुषोक्त इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेद? पुरुषोक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो पुरुषोक्त जो है वो हमारा ऋग्वेद का पार्ट है। पुरुषोक्त में ही 4 सूक्तियाँ बताई गई हैं, जिसमें हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको डिवीजन करते हैं। न्याय दर्शन किसने लिखा? कपिल मुनि नहीं, उकुल कनड नहीं, कनद ने भी नहीं, और जामिनी ने भी नहीं लिखा। अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन लिखा था। और उस दौर में अलग अलग टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे भरत मुनि को जाना जाता है नाट्य शास्त्र लिखने के लिए, वैसे ही न्याय दर्शन के लिए अक्षपद गौतम को हम जानते हैं। सिंधु वॉज द ऋग वैदिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग वैदिक नाम सिंधु है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु नदी यानी इंदस रिवर। धनुर्वेद इज एन उपवेद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा? इनमें से किस वेद का उपवेद धनुर्वेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद वॉज धनुर्वेद। गंधर्व वेद वॉज द उपवेद ऑफ, गंधर्वेद हमारे सामवेद का था, और अथर्ववेद का था हमारा शिल्पवेद, और ऋग्वेद का आयुर्वेद। विच एनिमल वॉज डीम्ड द अघन्य ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड? अघन्य का मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सकता, या जिसको मारना इज अ क्राइम। गाय को अघन्य कहा गया है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वैदिक गॉड और गॉडेस? गायत्री मंत्र को हम ऋग्वेद में किस देवी या भगवान के साथ एसोसिएट करते हैं? तो सावित्री का मंत्र है गायत्री मंत्र। Which of the following river is mentioned the most number of times in ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार आता है? तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा बार नाम सिंधु नदी का यानी इंदस रिवर का आया है इन द ऋग्वैदिक टेक्स्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। Which of the following scholars stated the original home of Aryans was Arctic region? इनमें से किस स्कॉलर ने, किस इंटेलेक्चुअल ने ये कहा कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे?
तो ऐसा कहने वाले हमारे ही एक इंटेलेक्चुअल थे और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल, जो महाराष्ट्र से आए फ्रीडम फाइटर रहे और अंग्रेज़ों से लड़े और हमको कुछ बहुत ही ख़ास दिया, कुछ फेस्टिवल्स दिए। जैसे कि आज अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर कोई माना जाता है तो वो हमारे पास होता है एक तो शिवाजी का फेस्टिवल, दूसरा जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है वो भी। और ये दोनों ही फेस्टिवल की शुरुआत जो हुई और साथ ही साथ जो गोविंदा आलारे करके हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ये सभी फेस्टिवल को बड़े स्केल पर जिसने पॉपुलराइज़ किया वो कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे। और यही बाल गंगाधर तिलक ने ये थ्योरी भी प्रोपागेट की थी कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन से माइग्रेट करके हमारे रीजन तक पहुँचे। The next question says the largest number of Rigvedic hymn are devoted to which of the following god? सबसे ज़्यादा किस देवता के बारे में ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण किया गया है? तो जैसा हमने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड जो यहाँ पर रहे हैं वो इंद्र थे और इंद्र के बारे में ही सबसे ज़्यादा मंत्रोच्चारण या मंत्रों का के बारे में लेखन ऋग्वेद में रहा। हाउ मेनी टाइम्स रिवर गंगा इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नदी का जिक्र, कितनी बार गंगा नदी का जिक्र किया गया है? तो गंगा का रेफरेंस पूरे ऋग्वेद में केवल एक बार है। यमुना का भी केवल एक बार जिक्र किया गया है, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार और उसके बाद सरस्वती नदी का। द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन युद्ध, इज मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में लिखा गया है? तो 7वां मंडल जो है वो बताता है कि भारतवर्ष में 10 अलग अलग वंश के राजा लड़े, 10 राजाओं की लड़ाई हुई और यही ऋग्वेद में मेंशन्ड रहा। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे वो तमसो मा ज्योतिर्गमय हो या हो सत्यमेव जयते, ये हमारे उपनिषद से लिए गए हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट ऋग्वेद के दौर की जो सोसाइटी थी उसमें कौन सी मानी गई? तो ऋग्वेद में सबसे छोटी जो यूनिट थी वो थी कुल, कुल से बड़ी यूनिट वॉज ग्राम, ग्राम से बड़ी यूनिट वॉज विज, विज से बड़ा वॉज जन और जन से भी बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्र। तो ये 5 सेगमेंट में यूनिट के हिसाब से बांटा गया था ऋग्वेद को। सबसे छोटे पे कुल, देन ग्राम, देन जन, सॉरी विज, देन जन और फिर राष्ट्र। द शॉर्टेस्ट उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा जो उपनिषद था दैट वाज मांडुक्य उपनिषद और सबसे बड़ा वाज बृहद अरण्यका, वो सबसे बड़ा था। बृहद अरण्यका लार्जेस्ट एंड मांडुक्य वाज द शॉर्टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण इज द अर्लीस्ट? सबसे पहले कौन सा पुराण लिखा गया? कुल हमारे पास 18 पुराण हैं जिनको हम पढ़ते हैं और ये पुराण भी हमारा जो हमने टेक्स्ट का सेगमेंटेशन किया था, जैसे वन वाज श्रुति, दी अदर वाज स्मृति, तो स्मृति में ही हम लोग पुराणों को भी रखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा पुराण था, ओल्डेस्ट जो पुराण था दैट वाज मत्स्य पुराण। मत्स्य सबसे पहला फॉर्म भी था विष्णु जी का। विष्णु को दशावतार कहा जाता है, यानी उनके कुल 10 अवतार थे, उसमें पहला वाज मत्स्य, देन कुर्म, कच्छप जिसको हम बोलते हैं, और फिर वराह, और इस तरीके से हम लोग 10 अवतार में 9 अवतार तक देख चुके हैं। 10वें अवतार जो हैं वो कल की अवतार हैं, वो अभी आए हैं नहीं आए हैं इसके बारे में कहा जाता है कि आखिरी अवतार के बाद वापस से धरती री-इस्टैब्लिश होगी, जिसमें 7वें अवतार जो थे वो थे कृष्ण और 6ठे अवतार जो थे वो थे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही जन्म स्थान यानी अयोध्या 22 जनवरी के दिन वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई और त्रेता युग जो दौर था, जो सतयुग के बाद दूसरा दौर रहा, वो जो दूसरा युग था वो
त्रेता युग था। तीसरा युग जो रहा वो कृष्ण जी का रहा, दैट वाज द्वापर युग। और फिर चौथा युग जिसमें अभी हम हैं ये है कलयुग। कलयुग के प्राणी सबसे खतरनाक। Okay, so which one of the following stages of life of an Aryan society in ascending order of age is correct? इनमें से सबसे पहले कौन सा ऑर्डर में हम इसको अरेंज करना है कि उम्र के हिसाब से कैसे कैसे हमारा स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहला जो दौर माना जाता है वो होता है ब्रह्मचर्य का, जिसमें हमको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। ब्रह्मचर्य के दौर में वेद, उपवेद या उपनिषद, ब्राह्मणा, अरण्यका, इन सबको पढ़ा जाता है थ्योरेटिकली। देन दूसरा जो दौर आया वो गृहस्थ, जब जीवन में गृहस्थी जीवन में लोग प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर चलते हैं वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। वानप्रस्थ के बाद लास्ट वानप्रस्थ बेसिकली क्या है कि वन में जाकर या वन की तरफ प्रस्थान करके जो थ्योरेटिकल नॉलेज फर्स्ट स्टेज मिली थी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझना, और अंत जो होता है वो संन्यास के साथ होता है। Who was the god of animals in ऋग वैदिक पीरियड? गॉड ऑफ एनिमल ऋग्वेद के दौर में कौन थे? तो वो रुद्र अवतार जो थे वो ऋग्वेद में भगवान माने गए हैं जानवरों के। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सबसे प्योर, सबसे पायस, सबसे होली रिवर ऋग्वेदिक दौर में किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती को सबसे पायस नदी माना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र सिंधु नदी का किया गया है। तो लगभग हर चीज़ में सिंधु नदी का जिक्र आया है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर की ही बात की जाए उसमें भी। हाउ मेनी टाइम्स द रिवर यमुना हैज़ बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र कितनी बार है? तो यमुना नदी का जिक्र केवल एक बार किया गया है। Who gave the theory that Aryans migrated from Central Asia and settled in the land of 7 rivers? इनमें से किसने ऐसा कहा था कि ऋग्वेद के दौर में एक थ्योरी थी कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए और 7 नदियों यानी सप्त सिंधु के आसपास बस गए, सेटल हो गए। तो ये थ्योरी थी मैक्स म्यूलर की। प्रीवेलेंट है, सही है नहीं कोई भी नहीं कह सकता। दी वर्ड वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जिसको हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं ज्ञान बोलते हैं। तो वेद का अर्थ ही है जानना, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, मूविंग ऑन। Which of the following Vedas provide information of the civilization of early Vedic age? अर्ली वैदिक एज के बारे में जो रेफरेंस सबसे पहले हमारे पास आता है वो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद भी था जिस पे बेस्ड हम लोग अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ ही हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सिंधु घाटी सभ्यता, और साथ ही साथ हमने कवर कर लिया है हमारा वैदिक एज, जिसमें हमने अर्ली वैदिक एज से लेकर द पोस्ट वैदिक एज तक का कॉन्सेप्ट समझा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस another important topic that would include the 2 important religion that were propagated post the later Vedic age, और वो 2 धर्म या वो 2 जो रिलीजन थे वो थे बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म एंड जैन धर्म यानी जैनिज्म। तो वी आर गोइंग टू मूव विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। So that's all for in this particular video. We'll meet in the next video. Till then, take great care of your health. Bye bye, and thank you so much.